गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको संधि की जो अगली है संधि वो है पूर्ण रूप और पर रूप। छठी संधि है पूर्ण रूप संधि। देखो, पूर्व रूप संधि, तो पूर्व का मतलब होता है पहले। अगर ध्यान दो, अगर पद के पहले ए या ओ पूर्व में, यानी पहले ए या ओ और बाद में कोई हर्ष स्वर अ हो, हर्ष स्वर क्या हो, अ हो। फिर देख लो, अगर पूर्व यानी पहले अगर ए ओ हो, उसके बाद में हर्ष स्वर अ हो, हर्ष स्वर अ हो, तो इस अ का क्या हो जाता है, अवग्रह चिन्ह हो जाता है। इस ये अ किस में बदल जाता है, अवग्रह चिन्ह में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, अवग्रह चिन्ह में बदल जाता है। जैसे मान लो, एक उदाहरण देखते हैं, को प्लस अपि, को प्लस अपि। अब देखो, आगे वाला जो पहला जो पद है उसमें ओ की मात्रा लगी हुई है और बाद में अ है। तो मैंने क्या बताया था आपको कि अगर पहले ए या ओ से बना हुआ शब्द हो, उसके बाद में अ है, तो अ किस में बदल जाता है, अवग्रह चिन्ह में बदल जाता है। तो को हो गया, ये अ अवग्रह चिन्ह में बदल गया। और पी, कहने का मतलब यह है कि ये जो अवग्रह चिन्ह है इसको अ ही मानते हैं। इसको क्या मानते हैं, अ, को अपि। इसका क्या हुआ, को अपि। अब जैसे मान लो, इससे संबंधित देखते हैं, ते, इसमें कोई ते प्लस अत्र, ते प्लस अत्र, तो इसका क्या होगा, ते, ये किस में बदल गया, अवग्रह चिन्ह में बदल गया। इसका मतलब होता है अ, इसका मतलब क्या होता है, अ। और चिन्ह के रूप में किसके रूप में मानते हैं, अवग्रह चिन्ह के रूप में इसको मानते हैं। तो क्या हो गया, तेअत्र। अब जैसे एक और देखते हैं, सर्वे प्लस अत्र, उदाहरण आता है सर्वे प्लस अत्र। तो आपको ये ए से संबंधित है, तो क्या होगा, सर्वे प्लस, सॉरी ये इसमें जुड़ जाएगा, सर्वेत्र। क्या हो गया, सर्वेत्र। फिर एक बार देख लो, पूर्व रूप संधि, यानी पूर्व का मतलब होता है पहले ए या ओ हो, उसके बाद में हर्ष स्वर अ हो, तो हर्ष स्वर अ किस में बदल जाता है, अवग्रह चिन्ह में बदल जाता है। जैसे है को प्लस अपि, तो ओ के बाद में अ है तो ये अवग्रह चिन्ह में बदल गया। ए के बाद में अ है तो किस में बदल गया, अवग्रह चिन्ह में बदल गया। आगे अब देखते हैं पर रूप संधि।
अगली संधि है पररूप संधि। पररूप, पर का मतलब होता है बाद का अक्षर और पूर्व का अर्थ होता है पहले का अक्षर। अब इसमें देखो नियम, यानी कहने का मतलब स्वर वही लगेंगे ए और ओ। अगर पूर्ण रूप में पहले आएंगे और पर रूप में बाद में। अगर पद के बाद में पहले पद के बाद क्या हो, ए या ओ हो। ध्यान देना, पहले पद के बाद में ए या ओ हो और पहले पद में क्या हो, अकारांत। 22 जो उपसर्ग होते हैं उन 22 उपसर्गों में अकारांत यानी आ नहीं अकारांत उपसर्ग हो। पहले जो पद है उस पद में क्या हो, अकारांत उपसर्ग हो और बाद में क्या हो, जो ए और ओ हो, ए ओ हो वो भी किससे संबंधित हो, क्रिया से संबंधित है। किससे संबंधित है, क्रिया यानी धातु से संबंधित हो। फिर देखो और जो ये है जैसे अव, ये क्या है, एक उपसर्ग है। 22 उपसर्ग में अव है, वो अकारांत है। ऐसे संबंधित है, यानी इस ऐसे लेना देना नहीं है, ये व इसमें ए जुड़ा। अकारांत यानी 22 जो उपसर्ग है उनमें से जो अकारांत वाले उपसर्ग है वो हो और बाद में ए ओ हो, पर वो धातु हो, उस धातु में ए और ओ का प्रयोग हो, तब पररूप संधि होती है। जैसे मानो एक उदाहरण देखते हैं, इसमें देख लो, अव प्लस औषधि, औषधि एक धातु से संबंधित है तो अव अकारांत है। ओ यानी ये जो धातु है उस धातु के पहले क्या है, ओ है। और जो इससे जो पहला जो पद है, इससे जो पहले है वो क्या है, अवयव है। क्या है, यानी उपसर्ग है। अवयव उससे संबंधित होता है, उपसर्ग है, क्योंकि उपसर्ग को भी अवयव का थोड़ा रूप ही माना है। परंतु 22 मैं ये बोल रहा हूं, 22 जो उपसर्ग है उस 22 उपसर्ग में अकारांत उपसर्ग हो ओ से पहले, तो क्या हो जाएगा, ये ओ इसमें जुड़ जाएगा, शती, ये बन जाएगा। अगर दूसरा एक उदाहरण देख लो, जैसे है प्र प्लस एषणम, ध्यान देना, प्र प्लस एषणम। एषणम क्या एक धातु है और वो धातु किससे चालू हो रही है, ए से संबंधित। और ए और ओ के पहले यानी क्या है, कोई उपसर्ग है, वो भी किससे संबंधित है, वो ऐसे अकारांत से संबंधित है। किससे संबंधित है, अकारांत, नहीं अकारांत से संबंधित है। वो उपसर्ग में पररूप संधि होती है। तो इसमें क्या हो जाएगा, प्रेषणम। ये इसमें जुड़ जाएगा। अब मैंने क्या बताया, उसमें पूर्ण रूप में क्या क्या बताया था, ए हो इधर हो, क्या बताया था, ए हो इधर हो, परंतु बाद में क्या हो, ए हो, छोटा हर्ष स्वर ए हो। अंतर क्या हुआ था इसमें, ए वाले में, और अब इसमें अंतर क्या हुआ,
पहला वाला जो अक्षर है वो क्या हो, अवयव है यानी उपसर्ग है। आपकी संधि में स्वर संधि पूरी हो गई है। स्वर संधि 7 प्रकार की होती है, वैसे 8 प्रकार माना है, परंतु जो लास्ट में जो क्रमधारी जो यानी उससे संबंधित है वो वैसा का ही वैसा उसका रूप बनता है, इसलिए उसको नहीं माना है और इसलिए 7 प्रकार की संधि मानी है। उसमें से अब अगली संधि देखते हैं, संधि में व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में क्या है, दूसरी संधि है व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि में मैंने आपको जो संधि के शुरू में ही आपको बताया था कि संधि में स्वर और व्यंजन, मैंने आपको बताया था कि शुरुआत में कि स्वर और व्यंजन से बनता है। व्यंजन में मैंने व्यंजन में बताया था कि कक्के के जो भी अक्षर है, कक्के में जो भी अक्षर है उनको व्यंजन का रूप दिया गया, उनको व्यंजन माना है। अब उसमें व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है स्पर्श व्यंजन, एक क्या होता है, व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, दूसरे होता है उष्म व्यंजन, तीसरे होते हैं अंतःस्थ व्यंजन। जो स्पर्श व्यंजन होते हैं वो 25 होते हैं, जो स्पर्श व्यंजन होते हैं वो 25 होते हैं। 25 यानी क वर्ग से लेकर, एक तो क वर्ग के 5 अक्षर, एक च वर्ग के 5 अक्षर, एक त वर्ग के, एक प वर्ग के, क च ट, फिर त वर्ग के और फिर प वर्ग के। 5 क वर्ग के 5, च वर्ग के, ट वर्ग के, त वर्ग के, प वर्ग के 5 जो अक्षर पूरे मिलाकर क्या हुए, 25 जो अक्षर हुए उनको स्पर्श व्यंजन कहा गया है। बाद में आगे है अंतःस्थ। तो अंतःस्थ 4 वर्ण होते हैं, य र ल व, और उसमें व्यंजन होते हैं वो होते हैं श श श है। जैसे ये बताया मैंने, य र ल और व, ये जो 4 अक्षर होते हैं ये होते हैं अंतःस्थ, व्यंजन का रूप दिया गया है। और जो श और श और है, इनको अंतःस्थ और इनको उष्म व्यंजन कहा गया है। व्यंजन 3 प्रकार के माने गए हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन, जो सभी मिलाकर 25 और 8 33 व्यंजन बताए गए हैं। परंतु कक्के में कक्का होता है उसमें पूरे अक्षर होते हैं 36। पूरे अक्षर क्या होते हैं, 36, परंतु व्यंजन को क्या बताया गया है, 33। जो बाद के जो अक्षर होते हैं वो संयुक्त अक्षर के रूप में उनको माना गया है। संयुक्त अक्षर के रूप में कैसे माना गया है, देखो श, त्र और ग, ध्यान देना, श, त्र और ग, ये क्या है, 2-2 अक्षर से मिलकर बनी हुई हैं। जो मैंने पहले आपको बताया था, किसमें, स्वर में बताया था कि 2 जो संयुक्त स्वर होते हैं मिलकर 2 स्वर से मिलकर बनते हैं। तो ये जो है ये किससे मिलकर बने हैं, 2 से अब मिलकर बने हैं। जैसे ये है, ये 2 अक्षर से मिलकर बना हुआ है, एक तो क है, एक श। क और श से मिलकर क्या बना हुआ है, ये
श बना हुआ है, यानी जो यह श है, एक जो अक्षर है इसमें दो मिले हुए हैं आदि। क, पहले क का प्रयोग होगा फिर श का प्रयोग होगा, क्ष क्ष क्ष, यानी आधा क और श इसमें जुड़ा हुआ है, तब ये श बना है। अब त्र, त्र में क्या होगा, आधा त प्लस र। मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप मालूम ये सोच रहे हो कि सर तो व्यंजन संधि पढ़ा रहे हैं और उसमें ये क्या बता रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो मैं आपको व्यंजन संधि करवाऊंगा उस व्यंजन संधि में भी कोई कोई जो परिवर्तन होगा वो इनसे संबंधित होगा, जो उदाहरण होंगे वो इनसे संबंधित होंगे। तो मैं इससे पहले आपको यानी उसके बारे में पहले ही इसलिए पहले बता रहा हूं कि इसमें यह परिवर्तन होगा, यानी इनसे जुड़ने से ये अक्षर बनेंगे। क और श, इससे क्या बना, श। त और र, इन दोनों से मिलकर क्या बनता है, त्र। यानी त्र का जो अक्षर है, त्र का जो अक्षर है उसमें आधा त और आधा र जुड़कर त्र बनता है। आधा त और आधा र जुड़कर क्या बनता है, त्र बनता है। अगर ज्ञ में पहले ज प्लस न्य, ज प्लस न्य, ये दोनों मिलकर जो अक्षर है वो ज्ञ को बनाते हैं। देख लो, श है, आधा क आधा श मिलकर श बनता है। त्र में आधा त आधा र मिलकर क्या बनता है, त्र बनता है। और ज्ञ में क्या बनता है, ज्ञ आधा ज और ज्ञ में मिलकर क्या बनता है, ज्ञ बनता है। तो ये तीन जो अक्षर है वो संयुक्त अक्षर माने गए हैं। व्यंजन 33 होते हैं और इन जो बाद के जो तीन अक्षर है वो संयुक्त अक्षर के रूप में माने गए हैं, इसलिए व्यंजन के रूप में उनको नहीं गिना गया। इसलिए व्यंजन का यानी व्यंजन कितने माने गए हैं, 33। अब देखो व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में अपन व्यंजन की परिभाषा देखो। व्यंजन में एक तो होता है स्वर, जो स्वर में आई के अक्षर पूरे 13 स्वर होते हैं। व्यंजन है, काके के जो अक्षर हैं वो 33 होते हैं। तो स्वर संधि की मैंने परिभाषा क्या बताई थी आपको कि दो स्वर हो। स्वर की मैंने क्या परिभाषा बताई थी आपको कि दो स्वर हो, दो स्वरों के बाद ही क्या परिवर्तन होगा। दो स्वर यानी कहने का मतलब है आगे और पीछे दो स्वर ही होंगे, उनमें व्यंजन का कोई मतलब नहीं है। तो दो स्वर होने पर स्वर संधि होती है। परंतु व्यंजन संधि में क्या है, एक स्वर भी हो सकता है और एक व्यंजन भी हो सकता है। फिर देख लो व्यंजन संधि में क्या है, स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है। दूसरी बात यह है दो व्यंजन भी हो सकते हैं। फिर देख लो, यानी व्यंजन संधि में एक स्वर भी हो सकता है, एक व्यंजन भी हो सकता है और दो व्यंजन भी हो सकते हैं। उन्हें व्यंजन संधि कहते हैं। यानी दो व्यंजन या एक स्वर व्यंजन में जो परिवर्तन होता है या उनसे जो शब्द बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। उसमें से अपन एक पहली संधि देखते हैं सचुत्व संधि। अब सचुत संधि में देखो, पहला अक्षर क्या आ रहा है, स।
दूसरा अक्षर क्या आ रहा है? च। तो स और च। उच्चारण स्थान में हमने पढ़ा है कि अकूह विसर्जनीयानाम कंठ है। अकूह विसर्जनीयानाम कंठ है, यानी अ और क वर्ग मिलकर ये क वर्ग के जो पांचों अक्षर है वो कंठ से संबंधित है। पीछे की जो कक्षाएं हैं उसमें हमने उच्चारण स्थान पढ़े हैं। उस उच्चारण स्थान में ये च वर्ग और स वर्ग ईचुए सानाम क्या हुआ? तालु। ईचुए सानाम तालु। तो ईचुए सानाम में तालु में एक तो आता है च वर्ग, एक आता है च वर्ग, यानी च वर्ग के पांचों अक्षर, और ये से आता है। उच्चारण स्थान में देखना, ईचुए सानाम तालु, इस सूत्र के द्वारा तालु यानी जो मुंह के अंदर जो तालु लगा हुआ है उससे ये शब्द बोले जाते हैं। तो च वर्ग और च के साथ ये स बोलता है। अपन जो च वर्ग के जो पांचों अक्षर बोलते हैं वो तालु से बोलते हैं, और उस तालु के साथ ये जो ये स बोलते हैं ये भी तालु से ही बोलता है। इसलिए सूत्र के द्वारा क्या हुआ है? ईचुए सानाम तालु, यानी स और च वर्ग के जो पांचों अक्षर है वो तालु से बोलते हैं। तो कहने का मतलब यह है, मेरा समझाने का मतलब यह है कि च वर्ग के साथ इस स का ही प्रयोग होगा। वो क्यों हो रहा है वो मैंने आपको इसके माध्यम से समझाया। अब जैसे हैं, और इस संधि यानी जो मैं आपको दो संधि बताऊंगा, सचुत्व संधि और सटुत्व संधि, आगे एक और संधि है, वो त वर्ग से संबंधित होंगे। यानी देखो आगे, इस स के साथ स, त, थ, द, ध और न आदि आदि अक्षर होंगे। च, ज, झ और ण, ये भी आदि अक्षर होंगे। ये पांचों अक्षर हैं। ये पांचों अक्षर में आपने उच्चारण स्थान में देखो, उच्चारण स्थान में ईचु यानी च के साथ इस स का ही प्रयोग हो रहा है। च के साथ किसका प्रयोग हो रहा है? इस स का ही प्रयोग हो रहा है, यानी तालु के साथ क्या है? ये जुड़ रहा है, यानी ये भी बोलता है। अब ये त वर्ग देखो, रतुल सानाम दंत है, इसमें बोल रहा है रतुल सानाम दंत। कहने का मतलब दांत से जो प्रयोग होता है, दांत का प्रयोग हो रहा है थोड़ा। तो त, ठ, द, दन, स, यानी त वर्ग के जो अक्षर बोल रहे हैं उसके साथ जो यह स है वो भी दांत का प्रयोग हो रहा है। क्या हो रहा है? दांत से संबंधित है। तो रतुल सानाम दंत है। तो कहने का मतलब मैंने इसलिए समझाया है क्योंकि त वर्ग के साथ हमेशा इस स का ही प्रयोग होगा। मैंने सूत्र के माध्यम से, उच्चारण स्थान के माध्यम से आपको इसलिए समझाया है क्योंकि च वर्ग, क्योंकि सचुत संधि में यानी जो संधि बनेगी आगे जो भी होगा, च वर्ग के साथ हमेशा इस स का ही प्रयोग होगा। और त वर्ग के साथ हमेशा इस स का ही प्रयोग होगा। इसलिए मैंने आपको उसके माध्यम से समझाया। अब ध्यान दो, ये तो मैंने आपको बताया। अब प्रयोग कैसे होगा वो देखो। यानी अगर स, ध्यान दो, स के बाद अगर य से आता है
ये ध्यान देना, अगर ये स के बाद अगर ये से आता है, पहले ये देखो, हमेशा सचुत्व संधि में एक है सटुत्व संधि में। सचुत्व संधि में जो तय वर्ग है और तय के साथ जो स जुड़ता है उसका हमेशा लोप होता है। लोप का मतलब वो वहाँ से हट जाते हैं और उनके स्थान पर जो आगे के जो अक्षर होते हैं, आगे के जो अक्षर होते हैं अपने स्थान के अनुसार, आगे के जो अक्षर होते हैं अपने स्थान के अनुसार, अपने स्थान के अनुसार परिवर्तन हो जाते हैं। यानी मैंने परिभाषा क्या कही, आगे वाले जो अक्षर होते हैं, कहने का मतलब तय वर्ग के बाद अगर 6 आ जाए, तय वर्ग के बाद 6 आ जाए तो ठीक है। अगर तय वर्ग के बाद अगर क्या आ जाए, बाद में या पहले तय वर्ग आ जाए, या बाद में आए तय, या बाद या इधर तय आ जाए। अगर तय वर्ग के सामने या बाद में अगर 6 आ जाए, क्या आ जाए 6, तो मैंने क्या परिभाषा में क्या कहा, अपने स्थान के अनुसार, अपने स्थान के अनुसार परिवर्तन हो जाता। यानी तय हमें किस में बदल जाएगा, 6 में बदलेगा, 6 में नहीं बदलेगा, स्थान के अनुसार ही बदलेगा, ये ध्यान रखना। जैसे मान लो उसी के अनुसार स में देखो, अगर स तय वर्ग में ही स है, अगर स के बाद ये देखो, अगर स के बाद स आ गया, स के बाद स इधर भी, यह स इधर भी आ सकता है और यह स इधर भी आ सकता है। तो मैंने क्या कहा कि हमेशा तय वर्ग का ही लोप होगा। फिर देख लो कि हमेशा तय वर्ग का ही लोप होगा। तो स के बाद क्या आया, ये स आया। तो मैंने क्या कहा, यानी तय वर्ग में यह स है तो इसका ही लोप होगा। तो इसका लोप होने से मैंने क्या कहा, अपने स्थान के अनुसार परिवर्तन हो जाएगा। तो इसका स्थान किस में है, स्थान के सामने ये, तो स में परिवर्तन हो गया। कहने का मतलब ये जो स है किस में बदल गया, इस स में बदल गया, और यह स वैसा का ही वैसा आ जाएगा। जैसे मान लो अगर ये स इधर ना होकर, अगर स ये इधर ना होकर, अगर स इधर हो गया और किधर हो गया, इस साइड, और फिर यह स अगर इधर हो गया तो क्या है, वही बात है, अपने स्थान इसके द्वारा, यानी स और यह स हो जाएगा। अगर मान लो अगर स के बाद में अगर 6 आ गया, च आ गया, कोई सा भी अक्षर मान लो, अगर च आ गया, चलो ठीक है, च देख लो। अगर स के बाद में च आ गया तो आपको देखना है कि हमेशा तय वर्ग में इस स का प्रयोग होता है। तो स के तय वर्ग के साथ जिस स का प्रयोग होता है उसका तय वर्ग का तो लोप होता ही है और उस स का भी लोप होगा। तो ये अपने स्थान के अनुसार बदल जाएगा। बदलने का मतलब यह है, लोप इसका होगा, इसका स्थान किसमें है, इसमें। कि सर ये इसमें कैसे हुआ, क्योंकि च वर्ग में इस स का प्रयोग होता है। तो स में बदलेगा, तो स किस स में बदलेगा, वो अपने वर्ग के अनुसार बदलेगा। वर्ग क्या है, आगे च वर्ग है, तो च वर्ग में किस स का प्रयोग होता है, इस स का। आधा स है, ये स आ गया और ये च आ गया, ये इसमें बदल जाएगा। ये नियम ध्यान रखना, क्योंकि आगे पीछे हो जाते हैं कि फिर कि ये किस में बदलेगा, इस स में हमेशा तय वर्ग का ही लोप होगा। ये हो गया। अगर मान लो इसमें देख लो, एक बार इसमें भी देख लो, अगर तय वर्ग के बाद
अगर त वर्ग के बाद अगर च आता है, क्या आता है? च, तो क्या हो जाएगा? यानी अपने स्थान के अनुसार परिवर्तन हो गया। अगर त वर्ग के बाद क्या आता है? ज आता है। अगर त वर्ग के बाद अगर ज आता है तो भी किस में परिवर्तन होगा? ये त च में ही परिवर्तन होगा। यानी कहने का मतलब यह है कि ये च, यानी त अपने वर्ग के अनुसार ही हुआ है। त अपने स्थान के अनुसार ही, वर्ग नहीं, स्थान के अनुसार ही परिवर्तन हुआ है। यानी इसके स्थान पर क्या है? च है, तो इसमें परिवर्तन हुआ है। अगर थ आए, थ की तो कोई सा भी आए तो थ के स्थान पर छ ही आएगा। द आए कब, पहले या बाद में द आए, क्योंकि इसका ही लोप होगा। तो द के बाद में ये कोई सा भी अक्षर आए अपने वर्ग के अनुसार ही परिवर्तन होगा। अब इसमें एक उदाहरण देखते हैं, ये नियम याद रखना। अब एक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में है रामस प्लस, यानी रामस धन से ते, रामस प्लस यानी रामस धन से ते। अब मैंने क्या कहा था कि देखो रा और मैं आ गया। अब स है, किस में परिवर्तन हो गया? ये इस स में, क्योंकि इस स ने आगे वाले स को देखा और तुरंत ही इस स में क्या परिवर्तन, यानी हमेशा इस स का क्या होता है? लोप होता है। तो इस स में परिवर्तन हो गया और ये हो गया राम से ते। इससे दूसरा उदाहरण देखते हैं। सत्य प्लस चित, सत्य प्लस चित, इसमें से आ गया त, इसमें हो गया सच्चित। अब एक और उदाहरण देखते हैं। देखो उद प्लस ज्वल, उद प्लस ज्वल द, ध्यान दो त वर्ग का है, तो मैंने कहा था त वर्ग का ही लोप होगा। द हो गया अपने स्थान के अनुसार, यानी इसके लिए तो मैंने कहा ही नहीं था कि इसका लोप होगा। मैंने कहा था कि त वर्ग का और त वर्ग के जो साथ जिस स का प्रयोग होता है उसका ही लोप होगा। उज्ज्वल, इसमें कोई दिक्कत? बस आपको ये ध्यान में रखना है कि हमेशा सचुत्व संधि में त वर्ग का ही लोप होगा और त वर्ग के साथ जिस स का प्रयोग होता है उसका लोप होगा। और त वर्ग में कौन से स का प्रयोग होता है? तो आपको पीछे उच्चारण स्थान है वो मैंने बताए थे, रतुल सानाम दंतः, इसमें कौन से स का प्रयोग हो रहा है? उच्चारण स्थान में उस स का लोप होगा। और हमेशा ध्यान रखना कि त वर्ग के साथ इस स का ही प्रयोग होगा और च वर्ग के साथ इस स का प्रयोग होगा। आगे जो संधि देखते हैं, अगली संधि है सटुत्व संधि।
जो पहले जो मैंने जो आपको संधि बताई वही बात है, पर अक्षर में अंतर है। स और ट, कहने का मतलब स और ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ और अण, वही त वर्ग, स, त, थ, द, ध और न। ये इसके वर्ग के अनुसार ये जो मैंने आपको सच्युत संधि में जो नियम बताए थे वही नियम इसमें लागू होता है, वही नियम इसमें लागू होता है। यानी त वर्ग और स वर्ग का क्या होगा, लोप होगा, और परिवर्तन क्या होगा, अपने स्थान के अनुसार परिवर्तन होगा। अब उदाहरण मैंने जो वैसे सच्युत संधि में बताए थे, यानी स के बाद अगर यह स हो तो किस में बदल जाएगा, यह स इसमें बदल जाएगा। अगर स के बाद अगर ट आता है तो भी क्योंकि स का स्थान क्या है, स्थान में ये आएगा, इसलिए अपने स्थान के अनुसार ही परिवर्तन होता है। और वही मैंने आगे बताया था, इसके बाद में ही अगर त के बाद अगर ट हो तो क्या हो जाता है, अगर त के बाद अगर कोई सा भी अक्षर मान लो, ड होता है या ठ होता है, ठ मान लो, तो भी क्या होगा, त किसके अनुसार बदलेगा, अपने स्थान के अनुसार ही बदलेगा। अब इसी में अपन क्या देखते हैं, उदाहरण देखते हैं। राम से प्लस, प्लस यानी धन, षष्ठ, राम प्लस षष्ठ। अब इसमें मैंने कहा था स किस में परिवर्तन हो गया, इसमें राम प्लस षष्ठ, रामष्ट। स किस में परिवर्तन हो गया, इसमें परिवर्तन, यानी इस वर्ग के ये तो वैसा का वैसा ही आ गया, परिवर्तन तो इसका ही होना है, तो इसका क्या हो गया, लोप हो गया, और ये किस में, इस स में परिवर्तन हो गया। जैसे तत् प्लस टीकते, तत् प्लस टीकते। अब देखो इसका क्या होगा, तय किस में हुआ, इसमें परिवर्तन हो गया। एक उदाहरण और देखते हैं। क्रस प्लस न, क्र आ गया। अब ध्यान दो, इधर न आ रहा है, त वर्ग का कोई भी अक्षर आए अपने स्थान के अनुसार परिवर्तन होता है। स
न इसके अनुसार परिवर्तन हो जाएगा, यानी कृष्ण है। फिर देख लो, कृष्ण प्लस न है, से तो वही है। मैंने कहा था कि ये अक्षर आगे भी आ सकते हैं और पीछे भी आ सकते हैं। अगर पीछे आएंगे तो भी लोप होगा और आगे आएंगे तो भी लोप होगा। पर लोप होने के स्थान पर, उनके स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा, वो अपने स्थान के अनुसार ही आएगा। तो आगे देखते हैं कि वो अक्षर कौन सा है। अगर टैवर्ग का अक्षर है तो टैवर्ग के अनुसार होगा, अगर चैवर्ग का अक्षर है तो चैवर्ग के अनुसार ही वो अक्षर आएगा। कृष्ण। अगली संधि देखते हैं, जसत्व संधि। व्यंजन संधि में अगली संधि देखते हैं, तीसरी संधि है जसत्व संधि। अपन को पहचानना कैसे है, ध्यान देना। जसत्व संधि में अपन को पहचानना कैसे है, जे आ गया। जे यानी वर्ग का कौन सा अक्षर है, तीसरा अक्षर है। ज कौन सा अक्षर है वर्ग का, तीसरा अक्षर है, यानी इस संधि में हमेशा तीसरे अक्षर ही आएंगे। तो उससे पहले नियम देखो, अगर नियम वही है प्लस वर्ग के पहले और बाद में कौन कौन से अक्षर आए। अगर वर्ग के पहले, ध्यान दो, झल प्रत्याहार, अगर वर्ग के पहले क्या हो, झल प्रत्याहार। झल प्रत्याहार मैंने प्रत्याहार के बारे में आपको बताया था। प्रत्याहार 42 होते हैं और उनका निर्माण कैसे हुआ वो मैंने आपको बताया था। तो झल प्रत्याहार में अक्षर है वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर। क्या हो, वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर हो, या यर हो, या वर्ग का यर लेवल से संबंध नहीं, पर वर्ग का पहला या दूसरा अक्षर हो। कहने का मतलब यह है, अगर झल प्रत्याहार के बारे में नहीं है तो आपको ये ध्यान में देना है, वर्ग का जसत्व संधि में वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर हो। पहला दूसरा अक्षर कौन सा है, क वर्ग में क्या है, क और ख। इसमें क्या है, च और छ, ट और ठ, त और ठ, और प और फ। ये अक्षर है वर्ग के पहले और दूसरे अक्षर। वर्ग मैंने बताया थे 5 वर्ग है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, यही वर्ग है। तो वर्ग में क्या होते हैं, 5 अक्षर होते हैं। उन 5 अक्षरों में शुरुआत के पहला और दूसरा अक्षर हो। जसत्व संधि में पहले, फिर देख लो, जसत्व संधि में पहले अगर वर्ग का पहला या दूसरा अक्षर हो, उसके बाद में स्वर हो, उसके बाद में क्या हो, कोई सा भी स्वर हो। तो इसी अपने वर्ग के अनुसार तीसरे वर्ग में परिवर्तन हो जाता है। अपने वर्ग के अनुसार क्या हो जाता है, तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। कहने का मतलब यह है, वर्ग का पहला और दूसरा, वर्ग का पहला दूसरा, वर्ग 5 ही होते हैं, 5 वर्गों में पहला दूसरा अक्षर हो, या फिर उसके बाद क्या हो, या कोई क्या हो, स्वर हो। आगे समझ में। अब देखो इसमें उदाहरण देखते हैं। दिक प्लस
अंबर, दिक् प्लस अंबर। अब ध्यान देना, वर्ग का पहला या दूसरा अक्षर हो, उसके बाद में कोई स्वर हो, तो वर्ग अपने वर्ग के अनुसार तीसरा वर्ण हो जाता है। क्या हो जाता है? तीसरा वर्ण। तो क वर्ग है, क वर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा है? ग। तो ग दिया गया, इसका लोप हो जाएगा। अब ध्यान दो, क का क्या हो गया? इस क का क्या हो गया? आधा ग हो गया। ठीक है, आधा ग होने पर इसमें मिल गया, हमेशा स्वर इसमें मिल जाते हैं, तो पूरा ग हो गया, दिगंबर। कोई दिक्कत है? चाहे फिर देख लो, वर्ग का पहला दूसरा अक्षर हो, उसके बाद में कोई स्वर हो। वर्ग का पहला दूसरा अक्षर ही होना चाहिए, उसमें देखो उसके अनुसार वर्ग का तो लोप हो जाएगा, और किसके अनुसार बदल जाएगा? अपने वर्ग के अनुसार तीसरा वर्ण हो जाएगा। अपने वर्ग के अनुसार क्या हो जाएगा? तीसरा वर्ण हो जाएगा। जैसे दिक् प्लस अंबर यानी दिगंबर। जैसे है जगत प्लस ईश है। जैसे है जगत प्लस ईश, ये त है, जगत प्लस ईश है, तो ज आ गया, ग आ गया, ये ई आ गया, पहला वर्ण है, उसके बाद में कोई स्वर है, तो इसका तो क्या होगा? तीसरा वर्ण। त वर्ग में तीसरा वर्ण क्या है? ये द है। ई जुड़ गया, कौन सा ई था? बड़ा ई, जगदीश, तो जगदीश है, ये परिवर्तन हो गया। यानी सचित्व संधि, सटुत्व संधि और जसत्व संधि हो चुकी है आपकी। अगली संधि है अनुस्वार संधि। अनुस्वार संधि, एक संधि एक और, एक संधि और पढ़ लो। अनुस्वार संधि ये चौथी संधि है। इसमें तो संधि बहुत सी है। व्यंजन संधि में अनुस्वार संधि है, प्रश्न संधि है, छत्व संधि है, और छत्व संधि है। अनुस्वार संधि पर जो मेन है वो आपको बता रहा हूं। अनुस्वार संधि, अनुस्वार संधि में देखो, अनुस्वार किसको मानते हैं? जो बिंदी के रूप में लिखते हैं, इसको क्या मानते हैं? अनुस्वार। इसमें इतना ध्यान देना है कि देखो वही बात है, हमेशा इसमें पहले क्या आता है और बाद में क्या आता है, यही बताते हैं। तभी अगर वर्ग के पहले, अगर वर्ग के पहले पद के पहले पद, कहने का मतलब पहला पद, पहला पद है उसके अंतिम, पहला जो पद है उसके अंतिम में क्या हो? मैं हूं। और उसके बाद देखो, फिर देख लो, जो पहला पद है उसके अंतिम में मैं हो, उसके बाद क्या हो? उसके बाद कोई भी व्यंजन हो, कोई भी क्या हो? व्यंजन हो या स्वर हो। ठीक है, कोई भी व्यंजन हो या स्वर हो। अगर व्यंजन होता है, ध्यान देना, अगर व्यंजन होता है तो मैं किस में बदल जाएगा? बिंदी में बदल जाएगा। अगर स्वर होता है
तो आपको ध्यान है कि स्वर तो हमेशा मिलता है, और आपको यह भी पता है कि ऊपर जो बिंदी के रूप में लिखता है वो हमेशा आधा होता है। क्या होता है? आधा। तो अगर ये बिंदी के रूप में जाएगा तभी तो स्वर इसको बिंदी के रूप में जाने देगा, यानी वो स्वर स्वयं ही उसमें मिल जाएगा, तो मैं पूरा हो जाएगा। ध्यान देना, अगर मैं के बाद में कोई व्यंजन आता है तो बिंदी के रूप में बदल जाएगा, बिंदी के रूप में परिवर्तन हो जाएगा, परंतु अगर मैं के बाद कोई स्वर होता है तो वो उसको पूरा मैं बना देगा। जैसे है एक है, जैसे है सत प्लस एक देखते हैं, सत्यम, सत्यम वध है। क्या है? सत्यम वध। तो अब ध्यान दो, सॉरी ये बिंदी के रूप में लिख दिया मैंने, ये ऐसे होगा, इसका क्या हो जाएगा? सत्यम बिंदी का रूप, और वध सत्यम वध हो जाएगा, क्योंकि आगे क्या है? व्यंजन है। परंतु अगर सम प्लस आचार हो गया, सम प्लस आचार हो गया, तो इसका क्या होगा? समाचार। समाचार कैसे हुआ कि मैं तो बिंदी के रूप में कैसे आएगा? अगर बिंदी के रूप में आधा है तो ये स्वर इसमें जुड़ जाएगा, तो क्या हो गया? आ हो गया, तो आ का में मा हो गया, तो समाचार हो गया। अनुस्वार का अर्थ होता है बिंदी के रूप में वो बदलना, और पहले अक्षर के बाद में, यानी पहले में आएगा, उसके बाद में कोई सा भी व्यंजन हो बिंदी के रूप में बदल जाएगा। परंतु अगर कोई स्वर होता है तो मैं पूरा बने जाता है। यह आपकी स्वर संधि पहले हो चुकी, अब हो गई व्यंजन संधि। अब आपको बताएंगे विसर्ग संधि के बारे में। धन्यवाद।